आप सभी लोगों का आज के संवाददाता सम्मेलन में सबका स्वागत है। आपको कठिनाई वर्षा के चलते हुई है, यहाँ हम लोग आपसे सॉरी बोलते हैं। आगे से हम इसका ध्यान रखेंगे। प्रकृति पर किसी का नियंत्रण तो है नहीं। हमारे आपके सामने हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष श्री वाई गिरी जी हैं, हमारे पार्टी के सीनियर लीडर श्री रामबली सिंह चंदमंत्री जी हैं, हमारे पार्टी के सीनियर और अभियान समिति के संयोजक सुधीर शर्मा जी हैं, हमारे पार्टी के एमएलसी श्री अफाक अहमद साहब हैं, प्रशांत किशोर जी हैं। आज जो संवाददाता सम्मेलन बुलाया गया है उसके संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये चौथा सम्मेलन है। इसके पहले 3 सम्मेलन किया गया है। बिहार में 20 साल से नीतीश कुमार जी शासन में हैं और आज जो हालत है राज्य का वो बहुत ही बदतर और बदहाल बिहार बना हुआ है। नीतीश कुमार जी की हालत जो है आज, उसमें उनके जो मंत्री हैं और उनके जो ऑफिसर हैं उनका नियंत्रण उन पर नहीं है। और यही कारण है कि पूरे राज्य में जो आम लोगों के विकास के लिए पैसा आ रहा है उसको बड़े पैमाने पर मंत्री अफसर मिलकर लूट रहे हैं। और उन मंत्री, एनडीए के तमाम लोग और उसमें जितना दिन विपक्ष के लोग रहे वो भी निर्ममता से बिहार के संपत्ति को लूटने का काम किया है। और यही कारण है कि आप देखिएगा पटना के आसपास में जिधर देखिएगा बड़ा बड़ा बाउंड्री वाल, बड़ा बड़ा आपको जो गोदाम बना है वो सारा का सारा बेनामी संपत्ति है। और हम लोगों ने उस पर काम किया है, पार्टी ने काम किया है और सैकड़ों के हिसाब से, एक नहीं सैकड़ों के हिसाब से जमीन खरीदी गई है। सिर्फ पटना में नहीं, दिल्ली, बंगलौर और देश के बाहर भी। हम आपको सीधे तौर से प्रशांत किशोर जी को देना चाहता हूं कि वो आपको संबोधित करें। और जो इन लोगों का कुकर्म है वो कुकर्म आप देखेंगे सामने, आपके मन में होगा ये क्या है। इसमें सिर्फ जमीन का डीड है। प्रशांत किशोर जी के हाथ में भी आप देखिएगा मोटा, उनके भी हाथ में 20 डीड है। एक एक डीड का कीमत 20 करोड़ 15 करोड़ रुपया। और जहां आप बैठे हुए हैं पाटलिपुत्र ये कॉलोनी में, उसमें लगभग 20 प्लॉट 20 करोड़ से ऊपर का बिका है। और माननीय मंत्री जी उसको खरीदने का काम किए हैं। तो ये सच्चाई है। हम प्रशांत किशोर जी को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी आ गए हैं, हम प्रशांत किशोर जी को देते हैं, वो आपको अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली बार आप लोगों ने गर्मी की शिकायत करी थी, तो इस बार हम लोग तो व्यवस्था नहीं कर पाए। भगवान ने मौसम ठंडा कर दिया है। मैं अपनी नई बात कुछ बताऊं उससे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे साथ यहाँ के वरीय अधिवक्ता और पार्टी के हम लोग के सीनियर साथी माननीय गिरी जी हैं। और मैं चाहूँगा कि आपको दिलीप जायसवाल पर हत्या का जो आरोप है राजेश शाह के केस में, जिसमें कि आप सभी साथियों के सामने जिनकी हत्या हुई है उनकी माँ और बहन, उन्होंने अपनी बात रखी थी। उस केस को हम लोगों ने छोड़ा नहीं है। ऐसा नहीं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और छोड़ दिए। उस पर आगे क्या कार्रवाई हुई है वो आपको माननीय गिरी जी बताएंगे। फिर मैं जहाँ से हम लोगों ने ख़त्म किया है वहीं से शुरू करेंगे
तो दिलीप जायसवाल जी पर जो मर्डर का इल्जाम है उस पर जनसुराज क्या कह रहा है, अभी उस पर क्या प्रगति हुई है, वो माननीय गिरी जी बताएंगे। उसके बाद हम लोग मंगल पांडे जी से शुरू करेंगे, क्योंकि मैंने बिहार की जनता को वादा किया है कि 25 लाख रुपए का हिसाब दे दिए, जिसके बारे में उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हमने पैसा लिया था अपने पिताजी के अकाउंट के माध्यम से। बाकी का अभी तक उन्होंने हिसाब नहीं दिया, तो आगे वो चर्चा होगी। पहले दिलीप जायसवाल जी पर जो राजेश शाह जी के हत्या का आरोप है, जिसमें कोर्ट में मामला विचाराधीन था, उस मामले में क्या हुआ और हम लोग क्या कर रहे हैं, उस पर मैं चाहूंगा कि माननीय गिरी जी एक अपडेट दे दें। राजेश शाह का जो मर्डर हुआ था और जिसमें उसकी बहन ने कंप्लेंट किया था नजदीक, और उसने कहा था कि उसमें दिलीप जायसवाल जी का हाथ है और वो केस चला नहीं कुछ, उसमें हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि इसका ठीक तरह से इन्वेस्टिगेशन किया जाए, किंतु उसका इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल मुजरिम के पक्ष में किया गया और उनको बार बार दिलीप जायसवाल को बचा दिया गया। पुलिस वाले भी उसमें इन्वॉल्व थे। उस समय के जो सुप्रीटेंडेंट थे उन्होंने एक ऐसा फाइनल रिपोर्ट दिला दिया जो हाई कोर्ट के डायरेक्शन के बावजूद के खिलाफ था। सारा पेपर हम लोगों ने एग्जामिन किया है और अब लगता है कि ये जो कल्प्रिट है वो बच नहीं पाएंगे। हम लोगों ने एक दूसरा मुकदमा दायर किया है उस पीड़िता उसकी बहन की तरफ से, जनसुराज के सहयोग से वो केस किया गया है और उसमें हम लोगों ने दिखाया है कि किस तरह इन्वेस्टिगेशन को दिग्भ्रमित कर उसको रियल जो जायसवाल जी उसमें इन्वॉल्व है और लोग जो उनसे टोटली इन्वॉल्व है उनको बचाने के लिए उस समय का एसपी और एसपी को कैसे रिमांड मिला, उनकी पत्नी को एडमिशन करा के वहां से पीजी की डिग्री दी गई। ये सब बातों को लिखते हुए हम लोगों ने एक याचिका दायर की है हाईकोर्ट में। इसकी सुनवाई जल्द होगी और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इसका इन्वेस्टिगेशन किसी हायर एजेंसी से कराया जाएगा, ये हम लोगों ने प्रेयर किया है, या तो सीबीआई या कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी से इसका जांच करा के इसकी सत्यता को लाया जाए। हम लोग इतना ही चाहते हैं कि जो कल्पित रियल कल्पित है, मर्डर हुआ है तो किसी ने मारा है, किसी की साजिश है, इसको न छिपाया जाए और पुलिस जो छिपाई है उसको उजागर किया जाए। और आगे हम जब केस का अब प्रिलिमिनरी हियरिंग होगी तो फिर हम आगे का प्रोग्राम बताएंगे आप लोग। धन्यवाद। जैसा कि उन्होंने बताया कि जिस केस को पुलिस और लोअर कोर्ट को एक तरीके से मैनेज करके दिलीप जायसवाल ने अपने लिए क्लीन चिट हासिल कर लिया था, उस केस को फिर से खोलने के लिए जनसुराज पीड़ित महिला और दोनों जो उनकी मां और बहन है उनके साथ हम लोग हाईकोर्ट में मूव किए हैं। अब आ जाइए मंगल पांडे पर। जैसा कि आपको बताया गया था, मंगल पांडे ने द्वारका में जब पूरे देश में कोविड का दौर चल रहा था तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री घर खरीदने में लगे हुए थे। एक उसका किस्त मैंने आपको बताया था कि 25 लाख रुपया किस अकाउंट से आया, वो मंगल पांडे जी के ने पैसा दिलीप जायसवाल से लिया और सीधे न लेकर पहले अपने पिताजी के अकाउंट में पैसा लिया, फिर पिताजी के अकाउंट से अपने पत्नी उर्मिला पांडे जी के नाम पर पैसा लिया और उस अकाउंट से ही उस फ्लैट के मालिक को भुगतान किया गया। तो दिलीप जायसवाल जी ने एक बात ये कहा, अपने डिफेंस में दो बात उन्होंने कही। एक कि हम इतने ईमानदार मंत्री हैं कि हमको 25 लाख रुपया की जरूरत पड़ी तो हमको पिताजी से कर्ज लेना पड़ा, ऐसा उनका दावा है। ऐसा उन्होंने कहा कि हमको 25 लाख कर्ज लेना पड़ा, हम इतने ईमानदार हैं। तो हम आपको अकाउंट नंबर जारी कर रहे हैं। उर्मिला पांडे जी जो उनकी पत्नी हैं, अकाउंट नंबर पंजाब नेशनल बैंक का है, नोट कर लीजिए 141819। पूरा अकाउंट नंबर अगर लीजिएगा तो 14990001411819। इस अकाउंट में
ये कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। 2.25 करोड़ रुपया, 2.25 करोड़ रुपया डेट वाइज इनके पत्नी के अकाउंट में जमा किया गया है, जिसका कोई प्रमाण नहीं है कि पैसा आया कहां से। 2 करोड़ रुपया से ज्यादा, 2 करोड़ 12 लाख से ज्यादा रुपया साल 2019 और 20 में जमा हुआ है। अकाउंट नंबर है पंजाब नेशनल बैंक का, नोट कर लीजिए, 141-819 141819। तो अब दिलीप जायसवाल मंगल पांडे जी बता दें कि अगर आपके पास फ्लैट के लिए 25 लाख रुपया नहीं था, जो आप दिलीप जायसवाल से अपने पिताजी के जरिए कर्ज लिए, तो ये आपके पत्नी के अकाउंट में 2 करोड़ 12 लाख रुपया कहां से आ गया? और अगर आया तो इसको घोषित क्यों नहीं किया? और अगर इसको वो बताएंगे तो इसके बाद हम उनको ये भी बताएंगे कि ये 2 करोड़ 12 लाख रुपया किसके किसके अकाउंट से आया है। तो अभी एक बार उनको इतना पर छोड़ रहे हैं कि वही अभी से भी मान ले, जैसे अपना 25 लाख का गलती माने, इसका भी मान लें कि ये 2 करोड़ 12 लाख रुपया कहां से आया है। नहीं मानेंगे तो ये भी उनको बताया जाएगा कि ये 2 करोड़ 12 लाख रुपया इस अकाउंट में कहां कहां से आया है। तो मंगल पांडे जी पर ये पूरा हो गया। अब आ जाइए, दूसरे बड़े नेता हैं यहाँ के सम्राट चौधरी, यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं। भाई साहब नाम बदलने के विशेषज्ञ हैं। कई लोग, पिछली बार हमने आपको बताया था और लोग जानते भी हैं कि इनका नाम था राकेश कुमार, बाद में हुआ राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी। ये पूरी सच्चाई नहीं है। इनका ओरिजिनल नाम है सम्राट कुमार मौर्य। पहला नाम इनका है सम्राट कुमार मौर्य। 1998 में इन पर एक मर्डर का इल्जाम लगा। सदानंद सिंह जो वहां पर कांग्रेस के बड़े नेता थे और इनके परिवार के राजनीतिक विरोधी थे, उनको बम से मारकर उनकी हत्या कर दी गई, जिसमें लोग बताते हैं 6 लोगों की मृत्यु हुई। उस केस में आज के सम्राट चौधरी और तब के सम्राट कुमार मौर्य एक्यूज्ड थे, बजाबता जेल गए और 6 महीना के बाद जेल से निकले। नाबालिग होने के नाम पर इनको जेल से निकाला गया। तो पहले तो सम्राट चौधरी, उनके समर्थक और चाल चरित्र चेहरा की बात करने वाले भाजपाई, और उससे भी बढ़कर बिहार में भाजपा को, एनडीए को वोट देने वाले लोग, एक बार जरा जान जाइए कि आपका उप मुख्यमंत्री मर्डर का एक्यूज्ड है, जेल में रहा है, और जेल से सिर्फ इसलिए छूटा क्योंकि इन्होंने प्रमाण दिया कि हम नाबालिग हैं। सदानंद सिंह, उनकी हत्या हुई, जिसमें ये नामजद अभियुक्त है, जेल गए। अब दूसरी बात सुनिए, जब ये भाई साहब मंत्री बने, बिना विधानसभा विधान परिषद के सदस्य हुए, इनको मंत्री बनाया गया। तो जब मंत्री बने तो इन पर कम उम्र होने का एक केस हुआ, जिसकी वजह से इनको बर्खास्त किया गया। ये बात तो सब लोग जानते हैं, और सम्राट चौधरी भी कहते रहे वो मामला तो पुराना है, सब सेटल हो गया है। अब क्या सेटल नहीं हुआ है वो हमसे सुन लीजिए। उस केस के पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिया गया कि इन्होंने जब मैट्रिक का एग्जाम दिया, तो मैट्रिक का एग्जाम इन्होंने दिया है सम्राट कुमार मौर्य के नाम से, और सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे में यह लिखा गया कि सम्राट कुमार मौर्य उस समय के, इन्होंने इनका एडमिट कार्ड, इनका रोल नंबर, वो सब जारी किया, सुप्रीम कोर्ट के दस्तावेज में है। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो मैट्रिक का एग्जाम कराती है, इनसे पूछा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनके पढ़ाई के एज के बारे में, क्योंकि मैट्रिक के सर्टिफिकेट को ही एज का दस्तावेज माना जाता है। तो उसमें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बताया कि सम्राट कुमार मौर्य करके जो विद्यार्थी मैट्रिक की परीक्षा पास करने का दावा कर रहे हैं,
ये एक्चुअली 234 नंबर इनको आया था, ये मैट्रिक परीक्षा फेल हो गए थे, ऐसा हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया। तो इसको ध्यान रख लीजिए। 1998 में सुप्रीम कोर्ट में जो दस्तावेज जमा किया गया, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इनके एज का निर्धारण किया, उस दस्तावेज के मुताबिक सम्राट कुमार मौर्य मैट्रिक का एग्जाम पास नहीं किए, उनको 234 नंबर आया, उनको फेल कर दिया गया। इसका दूसरा प्रमाण यह है कि 2010 में जब सम्राट चौधरी ने अपना हलफनामा दिया तो उसमें लिखा कि मैं 7वीं पास हूं, 7वीं पास है। तो जो सुप्रीम कोर्ट में दस्तावेज है उसको सम्राट चौधरी ने भी 2010 में स्वीकार किया है। अब मेरा और जन सुराज का सीधा सवाल है पूरे बिहार के युवाओं की ओर से, पढ़े लिखे समाज की ओर से, कि इस राज्य के डिप्टी सीएम ये बताएं कि वो मैट्रिक कब पास किए हैं, किस साल इन्होंने मैट्रिक पास किया। आप लोग पत्रकार बंधु उनसे खाली इतना पूछ लीजिए कि सर किस साल आप मैट्रिक पास किए हैं, क्योंकि 2010 के बाद मैट्रिक का एग्जाम दिए नहीं है, डिग्री लगाए हैं अपने हलफनामा में फर्जी। वो कई बार चर्चा हो गई कि उनका जो डिग्री है वो फर्जी है, डॉक्टरेट कहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से किए हैं, वो सब बात छोड़ दीजिए। सीधा सवाल, सम्राट कुमार मौर्य जो जिन पर मर्डर का इल्जाम लगा, नाम बदलकर राकेश कुमार किया, वो राकेश कुमार जब अपने सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे में कह रहे हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कहा कि ये मैट्रिक का परीक्षा फेल कर गए हैं, इन्होंने खुद स्वीकार किया 2010 में कि 7वीं क्लास ये पास हैं, तो फिर ये मैट्रिक का परीक्षा कब पास किए हैं, यही सीधा सवाल है। ये बहुत बड़ा बड़ा लंबा लंबा फेंकते हैं, कभी मुरेठा बांध कर कभी मुरेठा खोल के। ये आदमी इतना फर्जी है, ये मैट्रिक का परीक्षा पास ही नहीं किया। तो बिहार की जनता को ये जानकारी होनी चाहिए कि ये मैट्रिक भी पास नहीं किया है आदमी, और दावा कर रहा है कि हम डिलीट का डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर किए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से। आप बताइए कि बिहार में कोई अगर क्लर्क, कोई सिपाही, कोई अफसर अगर गलत डिग्री के साथ पकड़ लिया जाए, नौकरी तो जाएगी ही जाएगी, जेल भी जाएगा। ये आदमी डिप्टी सीएम है, फर्जीवाड़ा किया है, मर्डर के केस में जेल गया है, 7वीं पास होने का सर्टिफिकेट लिखा है अपने एफिडेविट में, और आज तक इलेक्शन कमीशन भी नहीं पूछ रहा है कि मेरे भाई तुम डिलीट कर लिए, मैट्रिक कब पास किए, क्या बिना मैट्रिक पास किए डिलीट कर लिए। तो ये इनसे सवाल है, आप लोग नहीं पूछिएगा तो इस बार जब हलफनामा लड़ने आएंगे चुनाव, तो इनका जो भी विरोधी होगा इनसे पूछेगा कि भैया मैट्रिक कब पास किया, उसका सर्टिफिकेट लगाओ। अपने चुनावी हलफनामा में भाई साहब 10वां 12वीं का बात नहीं करते हैं, सीधे बात किया कि हम ग्रेजुएशन किए हैं कामराज यूनिवर्सिटी से, जो है ही नहीं। उसके बाद कह दिया डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर कर लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से। तो ये है हम लोग के नाम बदलू नेता सम्राट कुमार मौर्य उर्फ राकेश कुमार उर्फ सम्राट कुमार चौधरी उर्फ 7वीं फेल उर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर करने वाले बिहार के उप मुख्यमंत्री, भाजपा के बड़े नेता। इनका देखिए चाल चरित्र और चेहरा, मर्डर के इल्जाम में जेल काट कर आया है। तो मेरे भाई भाजपा के जितने वोटर हो, आप राजद को कहते हो जंगल राज की बात, राजद वाले जंगल राज के लिए दोषी हैं, उसके लिए जनता ने उनको सत्ता से हटा दिया, लालू जी को जेल जाना पड़ा। और ये सब जो मैं रोज कहता हूं कंबल उड़कर घी पीने वाले लोग, पहले राजद में था तो वहां पर भी गुंडागर्दी किया, और अब भाजपा में आकर यहां भी लूट मार कर रहा है, पूरे राज्य का स्थिति बर्बाद कर रहा है। अब ये हो गए सम्राट चौधरी। अब आप लोग कहिएगा क्या 2-3 को लेकर आए हैं, इसलिए कि आप लोग कहते हैं कि भैया आप रोज रोज करेंगे तो कहेगा भाई रोज पत्रकारिता कर रहे हैं। इतना चोर है यहाँ, इतना दस्तावेज आ गया है कि कई बार सोचे कि चारों को कर दिया जाए।
जो 4 यहाँ के शीर्षस्थ नेता हैं एनडीए के, दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे, सम्राट चौधरी, अब आ जाइए यहाँ के भ्रष्टतम नेता सर्वदलीय अशोक चौधरी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दाहिने हाथ। इनका हालत देखिए, ये तो आदमी पूरे बिहार में रिकॉर्ड बना दिया भ्रष्टाचार का। हम लोग अभी तक सुनते आए हैं कि लालू जी बेनामी प्रॉपर्टी खरीदते थे, अब इनका देखिए बेनामी प्रॉपर्टी का हालत। ये दस्तावेज इतना है कि जैसा मुन्ना जी बता रहे हैं कि समेटते समेटते हम लोग थक गए कि भाई कितना भेजोगे। हमने अब कह दिया भाई अब और जमीन का कागज मत भेजो। भाई साहब के एक पीए हैं, पीए थे दत्त साहब, योगेंद्र दत्त, नाम याद रखिए। अशोक चौधरी के पीए योगेंद्र दत्त 2019 में, जरा कागज निकालिए, 2019 में अशोक चौधरी जी ने 34 लाख रुपया में योगेंद्र दत्त के नाम पर विक्रम में 1 एकड़ जमीन, करीब करीब 1 एकड़ जमीन, 0.7 एकड़, 23 कट्ठा जमीन इन्होंने खरीदा। 76 डिसमिल जमीन है जो 23-23.25 कट्ठा होता है, करीब करीब 0.7 एकड़। विक्रम में 34 लाख में जमीन खरीदा गया योगेंद्र दत्त के नाम पर, जो उस समय अशोक चौधरी के पीए थे। अब सुनिए इसमें कहानी। 2 बरस के बाद दत्त साहब ने वो जमीन ट्रांसफर रजिस्ट्री कर दिया अशोक चौधरी के बेटी और अभी के सांसद शांभवी चौधरी के नाम पर 34 लाख रुपया में। इसका डीड है, ये डीड आपको जारी करेंगे, आप देख लीजिएगा। अब इसमें नई बात, अच्छी बात क्या है, नई बात क्या है? 34 लाख रुपया में जो दत्त साहब ने जमीन खरीदी थी और यहां रजिस्ट्रार ऑफिस में लिखा गया 34 लाख रुपए में दत्त बेच रहे हैं जमीन शांभवी चौधरी को, और एक दत्त साहब को पैसा कितना गया बैंक से? 10 लाख रुपया। वो बैंक का अकाउंट डिटेल है, जरा दीजिए, तारीख आपको बता देते हैं कि 2 साल के बाद जो जमीन अशोक चौधरी ने अपने पीए के नाम पर खरीदी थी, वही जमीन वापस 2 बरस के बाद अपने बेटी के नाम पर लिखवा लिया, और 34 लाख के रुपए के जमीन के एवज में अशोक चौधरी ने दत्त साहब को 10 लाख रुपया बैंक से भेजा। यहां तक भी बात ठीक है भाई, ये कह सकते हैं कि हम बाद में पैसा दिए होंगे। इसी बीच इनकी बेटी चुनाव लड़ने चली गई, तो इनकम टैक्स ने इनको नोटिस किया कि भाई आपकी जो प्रॉपर्टी है वो 34 लाख की है और बैंक में आप सिर्फ 10 लाख रुपया दिखा रहे हैं, बाकी का पैसा कहां है? तो 10 लाख जमीन इनकी रजिस्ट्री हुई है। उसके एक दिन बाद, तारीख नोट कर लीजिए, 20 फरवरी 2021 को 10 लाख रुपया इन्होंने अपने पीए के अकाउंट में डाला है। अकाउंट यहां पर डिटेल आपको दे देंगे, और 34 लाख रुपए का जमीन वापस इनसे ले लिया। जब इनकम टैक्स ने नोटिस रेज किया कि जमीन है 34 लाख का और अकाउंट में सिर्फ 10 लाख रुपया ही दिख रहा है, तो 4 बरस के बाद 27 अप्रैल 2025 को जमीन लिखवाया है 2021 में। इनका क्रेडिबिलिटी देखिए, जमीन रजिस्ट्रार ने लिख दिया, आप हम जाते हैं उसको खड़ा करके पूछता है भैया कहाँ है रुपया, कहाँ दिए? ये 19 में इन्होंने बेनामी जमीन खरीदी पीए के नाम पर, 21 में उस जमीन को वापस अपने बेटी के नाम पर लिखवाया। 10 लाख रुपया का ट्रांजैक्शन हुआ। जब इनकम टैक्स ने नोटिस रेज किया तो भाई साहब ने जान बचाने के लिए 27 अप्रैल 2025 को, मतलब बेटी के एमपी बनने के बाद 25 लाख रुपया दत्त को, मिस्टर दत्त को फिर इन्होंने बैंक से ट्रांसफर किया। तो मैं आपके जरिए अशोक चौधरी जी, जो अपने आप को महादेव का भक्त बताते हैं, हमको तो लक्ष्मी के ही भक्त ज्यादा दिखते हैं, महादेव के भक्त नहीं हैं, ये लक्ष्मी के भक्त हैं। अगर आपने 34 लाख रुपए की जमीन अपने पीए से अपने बेटी के नाम पर खरीदी तो उसका भुगतान क्यों नहीं किया? 10 लाख ही क्यों भुगतान किया?
और अगर आप कहते हैं कि 10 लाख ही भुगतान तय हुआ था, तो फिर बाद में 25 लाख रुपया 3 बरस के बाद इनकम टैक्स के नोटिस आने के बाद क्यों किया? अब आपको हम एक छोटा सा केस बता रहे हैं, इसका वैल्यू 34 लाख है, लेकिन आपको ये इसलिए बता रहे हैं कि इनका मोडस ऑपरेंडी क्या है, क्योंकि उसके बाद अब जो आपको बताएंगे, ये भाई साहब पिछले 2 बरस में 200 करोड़ रुपया से ज्यादा का संपत्ति, 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का संपत्ति अपने पत्नी, अपने बेटी, अपने समधन, उनसे जुड़ा हुआ एक ट्रस्ट, मानव वैभव विकास ट्रस्ट, इसके माध्यम से इन्होंने जमीन खरीदी है करीब 200 करोड़ रुपए का। और सारा डीड एक एक जिस दिन का ट्रांजैक्शन है वो सारा डीड आपको यहां पर, आप चाहे तो उसका फोटोकॉपी ले सकते हैं। मैं एक बात क्लियर कर लूं, यहां जो मानव वैभव विकास ट्रस्ट है, हमारे पास उसके खिलाफ सबूत नहीं है। हम ये बता रहे हैं कि जब इनकी बेटी का एंगेजमेंट हुआ है, उसके बाद से अचानक से मानव विकास वैभव ट्रस्ट जो है, जो कुणाल साहब के परिवार से जुड़ा हुआ ट्रस्ट है, और उसमें यहाँ के बड़े कुछ पदाधिकारी भी हैं, जियालाल आर्य बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, वो भी ट्रस्टी हैं। तो मैं आपके जरिए उनसे भी आग्रह करूंगा कि सर, आप तो जीवन भर ईमानदारी के लिए आपका नाम हम लोग जानते हैं, ये बताएं कि आपके ये न्यास के माध्यम से सैकड़ों करोड़ रुपए की जमीन कहां से खरीदी जा रही है, ये पैसा कहां से आ रहा है, ये पैसा कहां से आ रहा है? क्योंकि इस ट्रस्ट के ट्रस्टी जो कुणाल साहब की पत्नी हैं, उनके बेटे हैं, इनमें और अशोक चौधरी के पत्नी के बीच में डेली का बैंकिंग ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड हम लोग के पास है। तो मैं अभी सिर्फ इतना ही आपको बता रहा हूं कि पिछले 2 वर्षों में जब अशोक चौधरी की बेटी की सगाई हो गई, तो सगाई से शादी के बीच में 38 करोड़ रुपए की जमीन पटना में खरीदी गई है। टोटल 38 करोड़ 44 लाख 40 हजार इतने रुपए का तो चेक से पेमेंट हुआ है। चेक से पेमेंट हुआ है 38 करोड़ 44 लाख 40 हजार। 12/5/2022 को पहली जमीन ली गई 23 करोड़ 40 लाख 30 हजार में। 12/5/2022 को एक दूसरी जमीन ली गई जिसकी कीमत है 8 करोड़ 89 लाख 70 हजार। 8 दिन के बाद 20 मई 2022 को फिर एक तीसरी जमीन ली गई जिसका वैल्यू है 3 करोड़ 44 लाख 41 हजार। फिर 2 महीने के बाद 14 अप्रैल 2022 को जमीन खरीदी गई 7 करोड़ 20 लाख का। फिर 4 दिन के बाद 18 जुलाई 2022 को जमीन खरीदा गया 15 करोड़ 50 लाख का। और ये सारी जमीन इंगेजमेंट और शादी के बीच के डेट है, उतना ही आपको बता रहे हैं। और ये सारी जमीन का मालिकाना हक अशोक चौधरी के पत्नी या सायन कुणाल, उनकी माताजी अनीता कुणाल या उनसे जुड़ा हुआ जो ट्रस्ट है उसके नाम पर है। तो भाई, जिस ट्रस्ट में 1 करोड़ की जमीन भी नहीं खरीदी जा रही थी, जैसे ही इनका बेटी से एंगेजमेंट हुआ, उस ट्रस्ट से सैकड़ों करोड़ रुपए की जमीन खरीदी जा रही है। तो ये पब्लिक इंटरेस्ट में है कि ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग ये आपको बताएं कि आखिर इतना पैसा उस ट्रस्ट में न्यास में आ कहां से रहा है। और अशोक चौधरी जी या उनकी पत्नी जो उस न्यास में मेंबर नहीं हैं, उनसे इनका सीधा क्या संबंध है? हम लोग के पास जो पेपर है उसके मुताबिक करीब करीब 200 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी गई है इनके द्वारा, अशोक चौधरी और इनके परिवार के द्वारा। और ट्रस्ट में जियालाल आर्या के साथ साथ
एक महिला भी हैं जिसको लोग बता रहे हैं कि अभी के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की माता जी हैं। तो अभी के मुख्य सचिव की माता जी शायद उस ट्रस्ट में है, मैं उसको कंफर्म नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे ये जानकारी अभी आते आते किसी ने दिया है। तो इस ट्रस्ट के बारे में पता कर लीजिए। अशोक चौधरी को ये बताना चाहिए कि इस ट्रस्ट से उनका क्या लेना देना है, और अगर कुछ लेना देना नहीं है तो इस ट्रस्ट की ट्रेजरर जो अनीता जी हैं, कुणाल साहब की पत्नी, उनके अकाउंट से इनके पत्नी के अकाउंट में इतना पैसा कैसे आ रहा है, ये बात अशोक चौधरी जी को बताना चाहिए। तो भैया ये 3 चीज हो गए। अब अंतिम छोट भैया नेता है पेट्रोल चोर संजय जायसवाल। भाई एक उनका लेटर दे दीजिए। छोट भैया है, जब दूसरे सब धाराशायी हो गए तो पीछे छटपटा रहे हैं। अब इन पर ज्यादा कुछ बोलेंगे तो इनका भाव बढ़ जाएगा। मीडिया वाले भी आजकल इंटरव्यू लेना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर पर ही बोल रहे हैं, जन सुराज पर बोल रहे हैं। इनका पूरा कच्चा चिट्ठा जरा देख लीजिए चिट्ठी। इनका एक पेट्रोल पंप है इनके माता जी के नाम पर बेतिया में। तो हमने कहा कि बेतिया में जब हम पदयात्रा कर रहे थे तो लोगों ने कहा कि 10 वर्षों तक ये भाई साहब वहां एक फ्लाईओवर नेशनल हाईवे का था, वो बनने नहीं दे रहे थे, क्योंकि उससे इनका पेट्रोल पंप का बिक्री कम हो जाता। इन्होंने कहा ना, ऐसा तो कोई बात नहीं है, बेतिया का एक आदमी जानता है। इतना ही नहीं, हम आपको फोटो जारी करेंगे कि जब लोगों का दबाव हुआ तो इन्होंने एक बोर्ड लगाया था बेतिया में, जिसमें लिखा था कि ये फ्लाईओवर का निर्माण मेरी वजह से नहीं, राज्य सरकार के परमिशन नहीं देने के वजह से रुका हुआ है। तो पहला प्रमाण कि फ्लाईओवर का बनना और नहीं बनना और उसका दोष इन पर था, इसका प्रमाण ये है कि इन्होंने खुद से सार्वजनिक तौर पर एक बोर्ड लगाया था कि फ्लाईओवर का निर्माण मेरी वजह से नहीं, राज्य सरकार से परमिशन नहीं मिलने के वजह से रुका हुआ है। अब इसका आगे सुन लीजिए। 2015 में भाजपा और नीतीश जी गठबंधन में नहीं थे, तो जब इन्होंने दोष लगाया राज्य सरकार पर, तो तब के जदयू के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष डॉक्टर NN शाही, जो वहां के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, बड़े डॉक्टर हैं, जदयू के जिला अध्यक्ष थे, उन्होंने संजय जायसवाल को खुली चुनौती दी कि आपने जो बोर्ड लगाया है ये गलत है। टाउन हॉल में दोनों में सार्वजनिक चर्चा हुई थी, दोनों को करीब हजारों लोगों के सामने इस बात पर बहस हुआ कि आखिर फ्लाईओवर का निर्माण क्यों नहीं हो रहा है। उसके बाद पेट्रोल पंप से इनका कितना प्यार है ये समझ लीजिए। ये है गरिमा देवी सिकारिया, जो अभी वहां नगर की महापौर हैं। इनका लेटर है पत्रांक NMO 242532 डेटेड 14/8/2024, 14/8/2024 मतलब 14 अगस्त 2024 को। जरा इसमें इसका एक पारा पढ़ के आपको सुना देते हैं। ये गरिमा देवी सिकारिया ने जब अस्थाई समिति की पूरी बैठक हुई बेतिया नगर निगम के, उसके महापौर के तौर पर गरिमा देवी सिकारिया ने नगर आयुक्त को चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी का एक हिस्सा पढ़ रहा हूं आपको, इसके कोट। इसके साथ ही अस्थाई समिति की संपन्न बैठक 13/11/2023 पहली बैठक, 28/2/2024 दूसरी बैठक, 29/6/2024 तीसरी बैठक, 24/7/2024 चौथी बैठक और 4/7/2024 5 बैठकों में छावनी स्थित, छावनी उस इलाके का नाम है, छावनी स्थित पेट्रोल पंप को, जो संजय जायसवाल के भाई का पेट्रोल पंप है, इन्हीं का पेट्रोल पंप है, इनके पिताजी के समय का है, इनके भाई के नाम पर है। सुनिए क्या लिखा हुआ है।
छावनी स्थित पेट्रोल पंप को ईंधन के अत्यधिक बिल एवं भ्रष्टाचार को देखते हुए पेट्रोल पंप बदलने का निर्णय लिया गया था और साथ ही ये तय किया गया था कि 15 अगस्त के बाद समिति के निर्णय के बाद जो भी वहां पर भुगतान पेट्रोल बिका है उस सब के भुगतान पर पूर्णतः रोक लगाया जाए। ऐसा इसलिए किया गया कि वहां नगर निगम के सफाई की गाड़ियों के बिल के नाम पर 5 करोड़ रुपया मंथ वाइज आपको ये जारी कर रहे हैं। 5 करोड़ रुपया 5,86,67,33 रुपया का इन्होंने भुगतान उस पेट्रोल पंप को नगर निगम ने किया है और स्थायी कमेटी के 5 बैठकों में ये पाया गया कि ये ज्यादातर भुगतान फर्जी है, गलत है, ज्यादा बढ़ा कर लिया जा रहा है। स्थायी कमेटी के अभी की महापौर गरिमा सिकारिया ने नगर आयुक्त को लिखा कि भाई 5 बैठक में निर्णय हो गया कि इस पेट्रोल पंप से हम लोग को तेल नहीं लेना है, इसका भुगतान 15 अगस्त से बंद कर दिया जाए। उसके बावजूद ये अफसरों पर दबाव बनाकर नगर के अधिकारियों के साथ मिलकर सारा जो वहां नगर निगम का सरकारी गाड़ी है, जो सरकारी तेल की खरीद होती है, वो इसी पेट्रोल पंप से कराते हैं और 10 लीटर तेल बिकता है, 20 लीटर का वाउचर बनाता है। ये पेट्रोल चोर फेसबुक पर पोस्ट कर रहा है, कहा हमको कि हिंद महासागर में जाएगा, हिंद महासागर में जाओ या लाल सागर में जाओ, मेरा नाम प्रशांत महासागर है, इसमें डूबोगे तो कहीं पता नहीं चलेगा कहां जाओगे। और इनको अंतिम बार कह रहे हैं, आज इतने पर इनको छोड़ रहे हैं, पेट्रोल चोर हो, तुम्हारी औकात इतनी है, इतने पर रहो, अपने से ऊंचा उछलने की कोशिश मत करो। भाषा का विषय का ज्ञान नहीं है, ना शकल ना सूरत, अब बड़ा बड़ा बात कर रहे हैं। बात करता है बाप दादा के, आपके पिताजी बहुत बड़े सज्जन व्यक्ति थे, मदन जायसवाल जी का बहुत इज्जत है, आपकी इज्जत कुछ नहीं है। आप भाजपा छोड़कर भाग गए थे, राजद पे चुनाव लड़ा, 5,500 वोट आया। सुधीर शर्मा जी बैठे हैं, ये कहानी बताएंगे, हैं? सुन लीजिए, मदन जायसवाल जी बड़े व्यक्ति थे और ये आदमी पेट्रोल का वाउचर चोरी करने वाला हम पर उंगली उठाएगा। हिंद महासागर में जाओ, डूब लो। और अभी आए थे अमित शाह जी, उनको पेपर दे दो, ईडी सीबीआई का छापा डलवा देना, हमको पकड़ लेना, यही खड़े हैं। कहा है ना कि हमको जेल भिजवाएंगे। 7 जन्म लगेगा ना तो प्रशांत किशोर का हाथ नहीं पकड़ पाओगे, जेल भिजवाना तो बहुत बड़ी बात है। तो भैया तेल का चोरी करते हो, इतने पर रहो, इससे ज्यादा चोरी करने का औकात भी तुम्हारा नहीं है। अब बाकी जो देखिए बड़ा बड़ा औकात वाला है, कैसे 100 करोड़ रुपया लूटा, तुम तो पेट्रोल का फर्जी वाउचर बनाते हो। तो भैया यही काम करो, इतने पर रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जायसवाल जी पर मैं चाहूंगा ये 2 मिनट, सुधीर जी उनके पुराने कोलीग हैं मदन जायसवाल जी के, इनसे जरा भी सुन लीजिए। आपने तो सारी बातें बताई दिया, लेकिन सच बात यह है कि व्यक्ति मदन जायसवाल जी, जैसा प्रशांत जी ने कहा, फाउंडर थे और भले आदमी थे, हम लोगों के साथ पदाधिकारी थे। वो आदमी जोर देकर एक अदना विधायक के टिकट के लिए उनको भाजपा छोड़वा दिया, राजद में लेकर चला गया बेइज्जत करके। और वहां जब चुनाव लड़ा, जिसकी जमानत जब्त हो गई, 6,000 वोट आया, फिर राजद का जिला अध्यक्ष बनता है। राजद का इंस्ट्रूमेंटल उस समय का जो तथाकथित जंगल राज था, उस जंगल राज में कारनामों में शामिल होता है। और उसके बाद में जब वहां लगा कि सफलता नहीं मिलेगी, तो भाजपा में मदन जायसवाल जी किसी प्रकार आए और इसी भाग दौड़ में उनकी मृत्यु हो गई। इस शोक में, इस कपूत के कारण मदन जायसवाल जी दुनिया से चले गए। और आज फिर किसी कारण से सांसद बन जाने से कोई नेता नहीं होता है। और बीजेपी का दुर्भाग्य है, जो संजय जायसवाल जैसा आदमी भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना, वो अनडेवलप्ड बच्चा के जैसा आज भी
चेहरा बनाए रखता है, जैसे विकलांग बच्चे जैसे होते हैं, लेरुआ बच्चा समझते हैं ना, लाज इसका गिरते रहता है, उसी प्रकार का इसका अपीयरेंस है। और यह व्यक्ति प्रशांत किशोर के खिलाफ क्या लड़ाई लड़े? प्रशांत किशोर ने पॉलिटिकल बात कहा है और तुम्हारे ऊपर बिल्कुल जो है सो जो आरोप लगाया है वह बिल्कुल सही आरोप है। तो अब इस विषय को गंदी भाषा का जो इस्तेमाल कर रहा है, तो प्रशांत किशोर बनने में संजय जायसवाल को अगला जन्म लेना होगा। बाद के जन्म की मैं बात नहीं करता हूं। और इनके गुरु घंटाल लोग प्रशांत किशोर के सामने नहीं टिकते हैं, तो संजय जायसवाल क्या टिकेंगे? ये तो भाजपा के दुर्भाग्यपूर्ण नेतृत्वकर्ता उपज है। ऐसी स्थिति में भाजपा का अध्यक्ष हो जाए। आज भी बेतिया से लेकर कैमूर तक सब जिला का नाम नहीं बता सकता है। मैं दावा करता हूं, अगर एक बार मैं बता दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो इसलिए संजय जायसवाल अपनी सीमा में रहे, अपनी औकात में रहे और ज्यादा फड़फड़ाए नहीं। और प्रशांत किशोर के बारे में बेबुनियाद बात कहने से आपका कोई व्यक्तित्व ऊंचा नहीं होगा, बल्कि बहुत ही आप जिस औकात में उसी औकात में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट बस कंक्लूड कर लें। चूंकि बोले हैं कि मेरा जन्म बक्सर में हुआ है, आदमी को ये भी नहीं पता है मेरा जन्म बक्सर में नहीं हुआ है, रोहतास में हुआ है, करगहर में हुआ है, वो भी उसको नहीं मालूम है। जिस हिंद महासागर की बात कर रहा है, तो भैया हिंद महासागर को डूबो, ऑस्ट्रेलिया जाएगा, तमिलनाडु जाएगा। भाई आपकी सरकार है बिहार में और लोग मानते हैं कि भैया नरेंद्र मोदी का नारा है कि न खाएंगे न खाने देंगे। आप इतने बड़े नेता हैं, आपके पास सबूत मिल गया है, तो पत्रकारों को काहे दे रहे हो? कल अमित शाह आए थे, उन्हीं को दे देते सबूत। आज हमको ईडी सीबीआई से छापा करके पकड़वा लो, पता चल जाएगा कि किसके पास कितना पैसा है। तो ये फालतू की बात है। ये हमारी गलती है कि इन पर बोलकर वो कीचड़ में कंकड़ फेंकिएगा तो अपना ही शरीर गंदा होगा। तो मैं अब कैमरे पे ये भी मान लिया कि हमने हमारी गलती हो गई कि ऐसे तेल चोर से हमने बात कर दी। देखिए, हम ऐसे बात करते नहीं हैं। हम बेतिया में 3 साल पहले पैदल चले, लोगों ने उस समय कहा हमने छोड़ो यार क्या इस पर बोलेंगे। लेकिन जब दिलीप जायसवाल पर बात हो रही थी तो बीच में आदमी उछल कर आ गया और यही फेसबुक पर टीका टिप्पणी करते थे। तो नीतीश कुमार ने इसको अध्यक्ष से हटवाया था, भाजपा के अध्यक्ष से नीतीश जी ने हटवाया था। फेसबुक पर लिखता था जदयू को तोड़ देंगे, सरकार बना लेंगे, सोचता था मुख्यमंत्री बन जाएंगे। यही है ना भाई, 60 किलोग्राम वजन है, 80 किलोग्राम में जाकर लड़ोगे तो मार देंगे लोग, मुंह हाथ टूट जाएगा। तो जिस वर्ग में हो उसी वर्ग में लड़ाई लड़ो तो अच्छा लगेगा। बाकी आपके जो बड़े यहाँ नेता हैं, आपके दिलीप जायसवाल जी हैं, मूर्छित होकर गिरे हुए हैं, उनको उठाइए। जो मंगल पांडे जी हैं उनको बताइए कि बता दें कि 2 करोड़ 12 लाख कहाँ से लाए हैं पैसा। आई जो हेलीकॉप्टर वाला नेता है सर्वदलीय अशोक चौधरी, ये बता दे कि 200 करोड़ रुपया का संपत्ति खरीदा है कि नहीं खरीदा है। और सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है वो बता दे कि भैया हर 2 वर्ष में तुम अपना नाम काहे बदलते हो भाई। सम्राट कुमार मौर्य हुए, मर्डर का इल्जाम लगा तो नाम बदल के राकेश कुमार कर लिए। राकेश कुमार नाम हुआ, उसमें फिर पकड़े गए तो बदल के सम्राट राकेश कुमार और सम्राट चौधरी कर लिया। और फिर राकेश कुमार को गायब कर दिया, अब सम्राट चौधरी है। तो ये सबसे बड़ी जो बात है, ये सारे लोग राजद के लोग हैं। आप ध्यान से देखिए, वो चाहे दिलीप जायसवाल हो, वो चाहे संजय जायसवाल हो, या फिर अशोक चौधरी हो, ये भाजपा के लोग नहीं हैं, भाजपा में बाद में आए हैं। ये सब ओरिजिनल एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। तो मैंने पिछली बार कहा था कि आज की भाजपा कैलाशपति मिश्रा की भाजपा नहीं है, ये गोविंदाचार्य वाली भाजपा नहीं है, ये ताराकांत झा की भाजपा नहीं है, ये जिन लोगों ने पसीना बहाकर भाजपा बनाया उसकी भाजपा नहीं है। तो जितने लोग एनडीए को वोट दे रहे हैं बिहार में, भाई देख लो, ये सब रंगा सियार है, ये सब राजद का गुंडा बदमाश लुटेरा है जो आज भाजपा में बैठ के अपना चाल चरित्र चेहरा सुधारने की कोशिश कर रहा है। और भाजपा का दोष ये है कि ऐसे ही लोगों को रखकर सामने ये कंबल ओढ़कर घी पी रहे हैं, पूरा बिहार को लूट रहे हैं। अब आपका कोई सवाल होगा तो जो लोग यहाँ मंच पर बैठे हैं सब आप किसी से सवाल कर सकते हैं।
बताइए भाई मुन्ना जी, बहाली के एक्सपर्ट यही है। 400 अभी बहाली हो रहा है और 400 बहाली करने पर हर एक दल के नेता प्रतिपक्ष के भी लोग हैं उसमें, और कोई दल नहीं बचा हुआ है जिनका उसमें बहाली कोटा नहीं दिया गया है। लेकिन जो बहाली हुआ है वो बड़े पैमाने पर पैसा का उगाही किया गया है। इतना ही नहीं, 2020 में भी जब बहाली हुई थी 300 से ज्यादा पद पर, उसमें भी बड़े पैमाने पर पैसा वसूला गया था। विधान परिषद में महाराष्ट्र के लोग बहाली हो रहे हैं। ये इस तरह से पूरा विधानसभा और विधान परिषद जो संवैधानिक पद पर लोग बैठे हुए हैं, उसने उसको तार-तार कर दिया है और एक तरह से बिहार के नौजवानों के साथ भविष्य खिलवाड़ किया जा रहा है, उसके साथ धोखा दे रहा है। अब नीतीश कुमार जी धृतराष्ट्र बनकर देख रहे हैं कि बिहार के नौजवान के साथ किस तरह से नाइंसाफी हो रही है। कौन चुप है? हर दिन कहा गया, जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया और जितनी मांग उठाई गई, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आधार को डॉक्यूमेंट मान लिया जाए, तो फिर कहाँ मामला बनता है? भाई राहुल गांधी बिहार के लिए नहीं कहें, वो राहुल गांधी ने कल जो मामला उठाया है वो कर्नाटक का मामला है, वो बिहार का मामला नहीं है। और हम लोग बिहार के चुनाव को देख रहे हैं, हम लोग बिहार को देख रहे हैं। ये प्रयास है कि मोदी जी आए तो राहुल गांधी को गाली दे, राहुल गांधी आए मोदी जी को गाली दे, बिहार की बात कोई न करे। आप बताइए, मोदी जी 5 बार आए, एक बार भी बताया कि बिहार में बाढ़ की स्थिति क्या है? क्या बताया कि बिहार में एक गांव जवनिया गंगा के गोद में समाहित हो गया? क्या आपने कोई बयान मोदी जी से सुना? मोदी जी से नहीं सुने तो आप राहुल गांधी से भी नहीं सुने। मोदी जी आकर राहुल गांधी को गरिया रहे हैं, राहुल गांधी आकर मोदी को गाली दे रहे हैं। भाई उससे बिहार के लोगों का क्या लेना देना है? तुम्हारी लड़ाई दिल्ली की है, उसको तुम बिहार में क्यों लेकर आ रहे हो? बिहार का लड़का तो जब दिल्ली जाता है मजदूरी करने और वहां के लोग उसको अपमानित करते हैं, मारते हैं, तो ना मोदी बोलते हैं ना राहुल गांधी बोलते हैं। जब बॉम्बे में बिहार के बच्चों को, हिंदी भाषियों को मारा गया, तो एक मारने वाला राज ठाकरे, टुटपुंजिया वहां का नेता है, लंपन एलिमेंट है, वो भाजपा का सहयोगी है, और दूसरा उद्धव ठाकरे वो महागठबंधन के सहयोगी है। उस पर किसी ने बोला? तो हम लोग बिहार को विषयांतर नहीं होने देना चाहते हैं। और इसका असर ये है कि जब स्वराज ने पेंशन का मुद्दा उठाया तो आज 1100 पेंशन मिलने लगा। कुछ लोग कह रहा है कि तेजस्वी यादव के कहने पर हुआ। तो भाई तेजस्वी यादव तो बीच में 3 वर्ष थे, डिप्टी सीएम थे ना तेजस्वी यादव, काहे नहीं 400 से बढ़ा के 410 कर दिया? ये जन स्वराज की ताकत है, लोगों की ताकत है, एक नए विकल्प की ताकत है कि वृद्धों का पेंशन जो 20 बरस 400 से बढ़कर 410 नहीं हुआ, वो आज 1100 हो गया। आशा वर्कर 2 बरस से यहां संघर्ष कर रही थी, कुछ नहीं हुआ, उनका मानदेय बढ़ गया। आंगनवाड़ी वर्कर उनका सैलरी बढ़ गया, रसोईया की सैलरी बढ़ गई। महिलाओं को 10,000 रुपया झूठा ही देने के लिए जो 2 लाख रुपए का वादा किया, सबसे पहले मुद्दा किसने उठाया? 2 बरस तक किसी के काम पर जू नहीं रहेगा। ये जन स्वराज के साथियों ने घर घर जाकर 1 करोड़ लोगों से जब हस्ताक्षर कराया, तो आज सरकार कह रही है कि उसमें 10,000 रुपया का पहला किस्त जारी करेंगे। वो भी नहीं करेगा, वोट के समय बेवकूफ बनाने के लिए लोगों से फार्म भरवा रहा है। ये जन स्वराज की ताकत है कि 2015 में जो युवाओं के लिए वादा किया गया था कि अनएम्प्लॉयड यूथ को कम से कम 1,000 रुपया दिया जाएगा, 2 दिन पहले अभी उसकी घोषणा हुई है। लेकिन ये घोषणा सरकार नहीं कर रही है, सरकार में बैठे हुए 4 अफसर कर रहे हैं। इसका प्रमाण देखिए कि नीतीश कुमार ने अपने 15 अगस्त के भाषण में जो यहां पर जीविका के लिए जो घोषणा की, उस पर अफसरों ने कहा कि नहीं, वो स्लिप ऑफ टंग था, वो गलती से मतलब नीतीश जी के मुंह से निकल गया था। तो नीतीश जी को पता ही नहीं है, जो भ्रष्ट अफसर है वो चाहता है किसी तरह ये व्यवस्था बनी रहे
ताकि लूट का दौर जो अभी चल रहा है ये आगे भी चलता रहे। यही लोग हर दिन एक नई घोषणा कर रहे हैं, बिना सोचे समझे कि भाई करेंगे नहीं करेंगे, किसी तरह जनता को बेवकूफ बनाकर वोट ले लो, उसके बाद नेता को देखा जाएगा, हम लोग तो अफसर हैं, हम लोग लूटेंगे ही। इसलिए मेरे भाई, जनता इस बार संभल गई है, वो जान रही है कि तिजोरी का चाबी, इस तिजोरी को इसलिए खोला गया है ताकि जनता को बेवकूफ बनाकर वोट लिया जा सके। जब गलती से भी जनता ने इनको वोट दे दिया तो जितने भ्रष्ट हैं, मैं अराजक की बात नहीं कर रहा हूं, ये चारों नेताओं की बात जो हुई, ये सब एनडीए के नेता हैं, जदयू भाजपा के नेता हैं, ये लोग अफसरों के साथ मिलकर लूट मचाए हुए हैं। बिहार में आज जितना भ्रष्टाचार है, इतना भ्रष्टाचार जीवन में कभी नहीं किसी ने देखा था। और अगर निचले स्तर पर इतना भ्रष्टाचार लोगों को देखना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ऊपर तक तो पैसा पहुंच रहा है। संजय जायसवाल आप पर भी राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के बोले कि 19 करोड़ घाटे में कंपनी 14 करोड़ प्रशांत किशोर को देती है, और एक और कंपनी है जो आप पहले आपका भी ट्रेनिंग आरएसएस में हुआ है, आपको उत्तर दे देते हैं। जिस संजय जायसवाल बोले ना कि आपको समझ में नहीं आएगा और आपके नेताओं को भी समझ में नहीं आएगा, जिस राम सेतु पुल की, वो रामखी की बात कर रहे हैं, भैया सब लोग नोट कीजिए, हमको संजय जायसवाल पूछते हो। रामकी जो है, अयोध्या राम रेड्डी इस संसद में डिक्लेयर्ड देश के सबसे ज्यादा पैसे वाले सांसद हैं, जिनका डिक्लेयर्ड वेल्थ संसद के रिकॉर्ड में देख लेना 750 करोड़ है। कितना है? 750 करोड़। तो वो जो डोनेशन है वही अयोध्या राम रेड्डी ने दिया है। जो मैं बात रोज कहता हूं कि हमको पैसा वो देते हैं जिनको हमने कभी मदद की है। और अयोध्या राम रेड्डी YSRCP के MP हैं। सब जब आते हो ना, आधा सुनो मेरी बात, अरे सुनो ना यार, तो तुम सवाल किए बिना तैयारी के हम उत्तर दे रहे हैं, सुन लो। तुम भैया हो संघ के पत्रकार, सुनो तो मेरी बात, तुम संघ के पत्रकार हो, सब लोग देखो हंस रहा है, तो सवाल लाए हो तो उसका उत्तर सुन लो। अयोध्या राम, सुन तो लो भाई, अयोध्या रामी रेड्डी इस लोकसभा राज्यसभा के सबसे धनी, सबसे ज्यादा डिक्लेयर्ड वेल्थ वाले मेंबर पार्लियामेंट हैं। और उन्होंने अपनी एक कंपनी से जन स्वराज को डोनेट किया है, क्योंकि किसी जमाने में जब हम वहां काम करते थे तब अयोध्या रामी रेड्डी MP बने थे। समझ में आ गया? तो यही बोले थे ना कि हिंद महासागर में डूबोगे ना तो उसी में निपट जाओगे। आए? ये पेंशन मैंने चालू कराया, 1100 रुपया पेंशन मिल रहा है, लेकिन वो धरातल पे नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि जिला लेवल पे, राज्य लेवल पे बहुत जगह बायोमेट्रिक काम। ठीक बात है, पेंशन तो मिल नहीं रहा है। जो घोषणा हुई है, कम से कम सरकार, मैंने तो पहले कहा कि घोषणा तो अफसर कर रहे हैं, इस डेस्परेशन में कर रहे हैं किसी तरह सरकार बच जाए कि हमारा सल्तनत चलता रहे। रुको भाई, अरे नहीं पहुंच रहा है तो मालूम है, लेकिन ये जो बात है कि क्या इसको जांच लिया जाए कि क्या राजद के कहने पर या उनके दबाव में हुआ है। तो भाई राजद पिछले 10 वर्षों में 3 बरस तो तेजस्वी यादव खुद ही डिप्टी CM थे। तो अगर उनको वृद्धों के, विकलांगों के, विधवाओं के पेंशन की चिंता थी तो जब वो डिप्टी CM थे तो 400 से बढ़ाकर 450 क्यों नहीं किया? आज क्यों ध्यान में आ रहा है? ये पेंशन की बात अगर आप गंभीरता से समझना चाहते हैं, बिहार में इसकी चर्चा ही सबसे पहले प्रशांत किशोर ने की है। और हम झूठ नहीं बोलते हैं इन बातों पर। हम जब यहाँ 2015 में थे तो हमें इसकी जानकारी नहीं थी। जब मैं पदयात्रा में गया, मुझे ये सामने दिखा, तब मैंने ये बात कहनी शुरू की। हमको जो नहीं मालूम है हम पहले कहते नहीं मालूम है। 2015 में हमने बहुत घोषणा कराई, लेकिन पेंशन की बात हमने नहीं की थी, क्योंकि प्रशांत किशोर को नहीं मालूम था कि नीचे 400 रुपये पेंशन मिलता है और इससे इतनी लोगों की परेशानी है। जब पदयात्रा में हम चले
लोगों की परेशानी समझ में आई, तब से हर भाषण में 3 बरस से चिल्ला रहे हैं कि भाई 400 का पेंशन बढ़ना चाहिए। अशोक चौधरी एक ट्रस्ट का यूज करके 200 करोड़ रुपया घपला कर दिया। ये नहीं बोले, ये शब्द आपके। मैंने जो कहा कि अशोक चौधरी ने पिछले 2-3 वर्षों में करीब करीब 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी है। उस प्रॉपर्टी के खरीदने वालों में एक ऐसे ट्रस्ट का नाम है जिसका हम लोग बहुत सम्मान करते हैं। मैंने जो कहा आप सुने नहीं, किशोर कुणाल जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं। उनकी पत्नी उस ट्रस्ट की ट्रेजरर है और जियालाल आर्या उस ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, जो यहाँ के बहुत ईमानदार ब्यूरोक्रेट रहे। तो मैंने सिर्फ ये कहा कि उस ट्रस्ट के नाम पर इतना सैकड़ों करोड़ का जो प्रॉपर्टी खरीदा जा रहा है, तो इन माननीय लोगों को, अनीता जी को, जियालाल आर्या जी को ये बताना चाहिए कि भाई हम लोग का अशोक चौधरी से कोई लेना देना नहीं है। ये पैसा ट्रस्ट में कहां से आया है, मानव वैभव विकास न्यास में कहां से पैसा आया है, उनको बता देना चाहिए, ताकि उनकी जो छवि है उससे अशोक चौधरी को न जोड़ा जाए। अशोक चौधरी कैसे बेनामी संपत्ति खरीदते हैं उसका तो मैंने आपको पूरा एग्जाम्पल दिया कि अपने पीए के नाम पर जमीन खरीदा, फिर पीए से अपने बेटी के नाम पर ट्रांसफर कराया, पैसा नहीं दिया। जब इनकम टैक्स ने नोटिस भेजा तो 4 बरस के बाद वो खाना पूर्ति कर रहे हैं। ये तो पूरा आपको प्रमाण दिया है। मेरे कहने का मतलब है कि एक ट्रस्ट एक्ट के तहत जो 17 में संशोधन हुआ था, जो पहले 7.5% था कि कोई भी जो टोटल प्रॉफिट का कोई भी कंपनी 7.5% ही डोनेट कर सकता है, अब है कि कितना भी कर सकता है। तो क्या आप जो सत्ता में आएंगे या कानून बनाने योग्य होंगे, तो आप ये सब जो मेरे भाई अभी हम देखिए, मैं उस ट्रस्ट पे टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मेरा अभी भी भ्रष्टाचार के जन्म में सुनिए, वो ट्रस्ट एक्ट जो है वो केंद्र सरकार का मामला है। हम सरकार में आएंगे क्या करेंगे वो बात की बात है। हम इतनी बात कह रहे हैं कि अशोक चौधरी पर सीधा इल्जाम लगा रहे हैं कि ये 200 करोड़ रुपए का नामी बेनामी प्रॉपर्टी इन्होंने खरीदा है। उसमें जब जांच के क्रम में जो पेपर आए उसमें इस ट्रस्ट का नाम बड़े पैमाने पर दिख रहा है। तो हम उनसे आग्रह ये कर रहे हैं कि आप तो इस समाज के ईमानदार लोग हैं, ईमानदार समझे जाने वाले लोग हैं। अगर आपका नाम, जैसे अशोक चौधरी की पत्नी का भी नाम उसी में है और ट्रस्ट का भी नाम उसी में है और ज्वाइंट डीड हुआ है, तो ट्रस्ट को ये क्लियर कर देना चाहिए कि भाई हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है, इल्जाम अशोक चौधरी पर है। ट्रस्ट को सूचिता के हिसाब से ये मोरालिटी है कि न्यास के लोग, चूंकि वो बहुत बड़े लोग हैं, उनको ये क्लियर कर देना चाहिए कि हम लोग का इनसे कोई लेना देना नहीं है। उसका मैंने एक कॉन्टेक्चुअल बात भी बताई कि ये सब कुछ शुरू हुआ है जब अशोक चौधरी की बेटी की सगाई हुई है। मैंने डेट बताया, सगाई हुआ और सगाई के बाद हर 10 दिन पर 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ का संपत्ति आप खरीद रहे हैं। तो या तो ट्रस्ट के पास बहुत पहले से सैकड़ों करोड़ रुपए थे जिसका वो अब इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर उनको अचानक से कहीं से इतना पैसा मिल रहा है। ये ट्रस्ट के लोगों को बताना चाहिए। प्रशांत जी, आपके पास जो भी साक्ष्य हैं नेताओं के खिलाफ में, क्या कोर्ट में जाएंगे, क्या लीगल एक्शन? ना कोर्ट में, जनता के कोर्ट में है। हमने पहले कहा हम लोग कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है। जनता के हित में जो जानकारी हम लोग के पास आती है, हमारे पास बोरा भर के कागज रखा हुआ है और हम इस पर पढ़ना नहीं चाहते। नहीं सुनिए, हम इस पर पढ़ना नहीं चाहते। आपने पिछली बार पूछा था तो हमने कहा था ये फुलझड़ी है। अब देखिए पटाखा, नीतीश कुमार का मंत्री 200 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी यहां खरीद रहा है। देखिए पटाखा की यहाँ का डिप्टी सीएम मर्डर का एक्यूज है, जेल काट के आया है, फर्जी डिग्री लगाया, वो तो छोड़िए मैट्रिक पासे नहीं किया है। देखिए तमाशा कि भाई एनडीए का मंत्री तेल चोरी कर रहा है, फर्जी वाउचर लगा रहा है। तो ये आपको बता रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा मंत्री के पास हमारे पास कागज नहीं है, सबके लिए शिकायत है। लेकिन बिहार सरकार में जो 4 सबसे भ्रष्ट नेताओं की चर्चा है, उन 4 नेताओं के बारे में आपको बता रहे हैं। कर देंगे, बस दशहरा खत्म होगा और सूची के लिए आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाएंगे। भाजपा के 3 मंत्री को आपने भाजपा और जदयू कर दिया, जदयू के
अब आप बता दीजिए जदयू में किसका सुनना चाहते हैं आप लोग पत्रकार लोग बता दीजिए, उसी का अगली बार जारी कर दिया जाएगा। अब आप नहीं, हम लोग तो पब्लिक डिमांड पर बताते हैं। लोग कहते हैं भैया मंगल पांडे के बारे में बोलिए, बहुत चोरी कर रहा है, तो बता रहे हैं। तेजस्वी यादव के बारे में क्या कहेंगे? बिहार अधिकार यात्रा पे कामा पहुंचे, वहां पे उन्होंने कलम फेंका बकायदा। देखिए, मैंने पहले कहा है कि राजद और तेजस्वी यादव कलम वाले नहीं, कट्टा वाले नेता है। कल मैंने भी एक वीडियो देखा है और आपके माध्यम से इस बात को अच्छा हुआ आपने उठाया। मेरे भाई, कलम हम लोग के लिए सरस्वती है। हर बच्चे के लिए हम लोग सरस्वती के पैर के नीचे अपना कलम और किताब रखते हैं कि हम लोग को कुछ ज्ञान होगा। जीवन में पहली बार मैंने देखा कि कोई नेता कलम को ऐसे फेंक रहा है जैसे लग रहा है कि वो फूल फेंक रहा हो, कोई टॉफी फेंक रहा है। ये सीधे मां सरस्वती का अपमान है। अरे भाई, तुम तो पढ़े नहीं, कम से कम दूसरों मां सरस्वती का अपमान मत करो। लेकिन इनको समझ तो होगी नहीं। अगर कलम का सम्मान ही करने आता तो नौवा फेल रहते। लेकिन मैंने क्या कहा, ये सब अपना बूढ़ा शेर अब कलम के का लालच दे रहा है। ये हैं तो कट्टा वाले नेता ही। तो कलम का उपयोग क्या है, कलम का सम्मान क्या है, कलम की गरिमा क्या है, वो तो उसको समझ है नहीं। अपना खड़ा होकर कलम फेंक रहा है ऐसे। कलम को फेंक, हम लोग पेपर गिरता था तो हम लोग उसको उठा के आदमी प्रणाम करता है। बच्चों में अभी भी आदत है, गिरा हुआ पेपर रास्ते में मिलता है, आदमी उसको उठाकर सर पर लगाता है, सरस्वती को प्रणाम करता है। और ये आदमी कलम रोड पर फेंक रहा है, तो ये दिखाता है कि ये लोग किस सोच के, किस विचार के लोग हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि इस व्यक्ति के पास सब कुछ है, सिर्फ सरस्वती का वरदान ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी आते हैं मंत्रियों को लेकर के जो कुछ भी बोला है, आरोप लगाया है, लेकिन संजय जायसवाल ये कह रहे हैं कि ये केवल भाजपा और जदयू के नेताओं पर बोल रहे हैं ताकि राजद को फायदा बोले। राजद ने 3 साल तक सरकार में रही और नीतीश कुमार ने सरकार बदल। राजद पर बोलने की क्या जरूरत है? बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि राजद का कैरेक्टर क्या है, राजद किस तरह, राजद में किस तरह के लोग हैं। सब जानता है कि ये लोग चोरी, बदमाशी, भ्रष्टाचार, अपहरण, रंगदारी, कट्टाबाजी, जमीन कब्जा, यही ये सब करता है। उन पर आरोप लगा, उनको जेल हुई, वो आज चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, वो सत्ता से हटा दिए गए। लेकिन भाई, जो लोग सत्ता में बैठा है वो इसलिए तो नहीं बच सकते हैं कि राजद वाले बहुत खराब है। तुम तो भाई उनसे भी ज्यादा खराब हो। किसका? प्रधानमंत्री भी आते हैं, गृह मंत्री भी आते हैं, यही बात करते हैं। मेरे भाई, विकास नहीं किया गया उन्होंने। ऐसा है, आप ही लोग कहते हैं मोदी इतने शक्तिशाली लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। कुछ लोगों ने कहा अमित शाह बहुत देश के सबसे मजबूत गृह मंत्री हैं, वल्लभ भाई पटेल से ज्यादा लंबे समय से हैं। तो आप, सीमा का सुरक्षा किसके हाथ में है? आपके हाथ में तो नहीं है, हमारे हाथ में भी नहीं है। सीमा के सुरक्षा, घुसपैठियों का आना और नहीं आना केंद्र सरकार के हाथ में है। बीएसएफ किसके हाथ में है? गृह मंत्री के अधीन है। तो 15 साल से सरकार किसकी है? तो पहले ये बताएं कि ये शरणार्थी 15 वर्ष पहले आया था कि अभी आया है? अगर अभी आया है तो सीधा दोष लगेगा भैया अमित शाह पर, मोदी पर और नीतीश कुमार पर। और अगर पहले आया था तो 15 साल से तुम कर क्या रहे हो? तुम तो रोज कह रहे हो, हिंदुओं को बेवकूफ बना रहे हो कि सारे शरणार्थियों को रोहिंग्या को मार के भगा देंगे। तो 15 साल से भगाए क्यों नहीं? आपके रहते हुए किशनगंज में बांग्लादेश से आदमी आके रह रहा है और आपको पता नहीं चल रहा है। तो मानो कि तुम इतने कमजोर गृह मंत्री हो कि तुम्हारे अंदर सीमाएं सुरक्षित नहीं है। मुद्दों से भटका रहे हैं क्या? सिर्फ बिहार का मुद्दा नहीं। आपको क्या लगता है? आप बताइए, बिहार में शरणार्थी मुद्दा है कि रोजगार मुद्दा है? बिहार में हिंदू मुसलमान मुद्दा है कि पलायन मुद्दा है? बिहार में हिंदू